किसी अज्ञात अवाष्पशील विलेय के अणुभार के मान को ज्ञात करने के लिए वाष्प दाब का अवनमन अथवा आपेक्षिक अवनमन ज्ञात होना आवश्यक है। आज हम वाष्प दाब के अवनमन अथवा आपेक्षिक अवनमन को निर्धारित करने की प्रायोगिक विधियों को स्टडी करेंगे। वाष्प दाब के अवनमन को निर्धारित करने के लिए हम दो प्रकार की प्रायोगिक विधियों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 स्टैटिक मेथड, स्थैतिक विधि, जिसमें वेगदर्शी मैनोमीटर आता है, मैनोमीटर विधि आती है। और दूसरी विधि होती है डायनेमिक मेथड, जिसमें हम ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड को प्रयुक्त करते हैं। पहले हम स्टैटिक मेथड को ले लेते हैं, जिसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर की सहायता से हम वाष्प दाब के अवनमन का निर्धारण करते हैं। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण को इस डायग्राम में समझिए आप, डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस विधि में जो प्रयुक्त उपकरण हैं, इसमें दो समान आकार, समान डायमीटर के हम वल्व लेते हैं, जिसमें से एक में विलयन और दूसरे में विलायक लेते हैं। दोनों की मात्राएं आयतन में समान रखते हैं, क्योंकि जो ओपन सरफेस एरिया है दोनों के लिए या वाष्पीकरण के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल है वो समान रहे। हमें मालूम है कि वाष्पीकरण का मान खुले क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल का प्रभाव नहीं पड़े, इस कारण से हम दोनों में आयतन का मान समान रखते हैं। इन दोनों ही बल्बों को एक अंशांकित यू ट्यूब से जोड़ते हैं। इस यू ट्यूब में हम अक्रिय, अवाष्पशील, कम घनत्व वाला कोई द्रव भरते हैं, जैसे नॉर्मल डाइब्यूटिल थैलेट अथवा बीटा ब्रोमोनैफ्थलीन अथवा एपेजिन ऑयल भरा होता है। इस यू ट्यूब में लिए गए द्रव का अक्रिय होना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि यह विलायक की वाष्प से कोई रासायनिक अभिक्रिया न करे। इसका अवाष्पशील होना भी इस वजह से आवश्यक है कि यदि ये वाष्पशील होगा तो वाष्प अणु उत्पन्न होंगे, जिनका अपना कंट्रीब्यूशन होगा। इस द्वारा दिए गए वाष्प अणुओं की वाष्प दाब में कंट्रीब्यूशन शून्य रहे, इस वजह से इसका अवाष्पशील होना आवश्यक है। कम घनत्व का भी इस कारण से लेते हैं कि दोनों दिशाओं में से अगर कोई दाबांतर आता है तो उसको ये सुग्राही रूप से प्रदर्शित कर सके। इन दोनों वल्व और यू ट्यूब को हम एक ऐसी ट्यूब जो वैक्यूम पंप से जुड़ी होती है से जोड़ते हैं और इनसे कनेक्शन बनाए रखने के लिए और हटाने के लिए हम दो स्टॉपर S1 और S2 जैसे डायग्राम में प्रदर्शित कर रखा है लगाते हैं। सर्वप्रथम इन स्टॉपर S1 और S2 को खोलकर हम वैक्यूम पंप को चालू करते हैं, जिससे इन दोनों बल्बों में और यू ट्यूब में भरे हुए द्रव से ऊपर उपस्थित वायु है बाहर निकल जाए। जब संपूर्ण वायु बाहर निकल जाती है तो इन स्टॉपर S1 और S2 को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे किसी थर्मोस्टेट में हम रख देते हैं, जिससे दोनों बल्बों में ताप का मान भी समान रहे, क्योंकि वाष्पीकरण का मान या वाष्प दाब का मान ताप पर भी निर्भर करता है। जब ताप स्थायी में रख देते हैं तो दोनों ही बल्बों से वाष्प, विलायक की वाष्प उत्पन्न होने लगती है। चूँकि हमें मालूम है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, इस कारण से विलायक वाले वल्व की तरफ उत्पन्न हुए वाष्प अणुओं की संख्या उनके द्वारा लगाए गए वाष्प दाब का मान अधिक होगा। विलयन वाले और विलायक अणुओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम उत्पन्न होगी और
लगाए गए वाष्पदाब का मान भी कम होगा। इस कारण से जब दाबांतर है तो यूट्यूब में विलायक वाली ओर से दाब अधिक लगने के कारण यूट्यूब में उपस्थित द्रव का तल नीचे हो जाता है और विलियन वाली साइड में ये ऊपर हो जाता है। और जब ये दोनों भुजाओं में तल का बढ़ना घटना स्थिर हो जाता है, उस स्थिति में हम दोनों भुजाओं में तलों के अंतर को निर्धारित कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ट्यूब कैसी है, अंशांकित है। यदि विलयन का वाष्पदाब Ps और विलायक का वाष्पदाब P0 है तो इस U ट्यूब में दोनों भुजाओं में जो तलों का अंतर है वो सीधे ही वाष्पदाब अवनमन अर्थात P0 माइनस PS को प्रदर्शित करता है। इस दाब अंतर को हम सीधे ही इस अंशांकित नली द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस कारण से ये स्टैटिक मेथड कहलाता है। और नेक्स्ट मेथड है डायनेमिक मेथड, और इस डायनेमिक मेथड में हम ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड को ले रहे हैं। इस विधि में अब इससे भी समझिए आप, जिस प्रकार से उपकरण संयोजित करते हैं ये इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इसमें दो प्रकार के वल्ब समूह हैं। समूह ए के वल्बों में हमने विलयन को भरा रखा है और समूह वी के वल्बों में शुद्ध विलायक को भरा हुआ है। ये वल्ब समूह यू ट्यूब समूह से भी जुड़े होते हैं, जिनमें विलायक के अवशोषक को रखने वाले पदार्थ को रखते हैं या भरते हैं। यहाँ पर यदि विलायक पानी है तो इन यू ट्यूब्स में कैल्शियम क्लोराइड, फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड अथवा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अथवा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आदि को लिख सकते हैं। ये सभी वल्ब एक वाटर बाथ में रखते हैं जिससे कि टेम्परेचर का मान इनका समान रहे। इन वल्ब समूहों को सीरीज में जोड़ करके एक ट्यूब जिससे शुद्ध एवं शुष्क वायु इसमें होकर हम प्रवाहित करते हैं। शुष्क वायु से अभिप्राय कि ऐसी वायु जिसमें नमी का मान शून्य हो, नमी घटक के रूप में नहीं हो। और प्योर वायु या शुद्ध वायु से अभिप्राय ये है कि इस वायु में ऐसा कोई घटक पदार्थ उपस्थित नहीं हो जो विलयन और या विलायक से अपक्रिया करता हो। तो ऐसी शुद्ध और शुष्क वायु को हम क्रमशः विलयन वाले वल्ब ए समूह और वहाँ से निकलने वाली वायु को विलायक समूह और वहाँ से निकलने वाली वायु को हम यू ट्यूब से प्रवाहित करते हैं। और जब अंतिम यू ट्यूब से वायु निकलती है तो वो पुनः शुष्क वायु के रूप में हमें प्राप्त होती है। इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समूह ए, बी और यू ट्यूब्स को अलग अलग सेपरेट फॉर्म में जब होते हैं तोल लेते हैं और तोल करके इनमें ज्ञात मात्रा में विलयन समूह ए में, समूह बी में विलायक और यू ट्यूब में जो भी विलायक अवशोषक है उसे हम भर करके रखते हैं। जब हम समूह ए के वल्बों से ड्राई एंड प्योर एयर को प्रवाहित करते हैं तो अंतिम वल्ब से निकलने वाली वायु विलयन के वाष्पदाब Ps की दाब तक विलायक की वाष्प से संतृप्त हो जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब किसी नदी या तालाब की ओर से बहती हुई वायु अपनी ओर आती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें विलायक
या पानी के कण, वाष्प कण उसमें समाहित हुए रहते हैं। ऐसे ही जब ये ड्राई एंड प्योर एयर को देखिए आप यहाँ से कि इसमें विलयन के अंदर डिप करके रख रखा है हमने, और फिर ये बुलबुलों के रूप में निकलती है, तो यहाँ से फिर इधर आएगी और इधर से ये यहाँ तेज, और जब ये 10-12 बल्ब का समूह होता है तो जब अंतिम बल्ब से निकलती है तो वह पूर्ण रूप से विलायक की वाष्प से संतृप्त हो जाती है। और चूंकि विलयन का वाष्प दाब PS है तो अंतिम बल्ब से निकलने वाली वायु भी PS दाब तक संतृप्त होगी। इस संतृप्त वायु को जब हम B समूह के बल्बों में प्रवाहित करते हैं, चूंकि V समूह के बल्बों में विलायक उपस्थित है जिसका वाष्प दाब P0 है, जो विलयन की वाष्प दाब PS से अधिक है, तो इन विलायक के रखने वाले जो बल्ब हैं, B समूह के बल्ब हैं, यहाँ पर वही वायु अब असंतृप्त वायु होगी और V समूह के अंतिम बल्ब से निकलने वाली वायु P0 दाब तक संतृप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब P0 है। ये P0 दाब से संतृप्त वायु जब U2 समूह से निकलती है तो U2 समूह से निकलने पर यहाँ उस विलायक की वाष्प को अवशोषित कर लिया जाता है। U2 भी इस इतनी संख्या में लगाते हैं जिससे अंतिम U2 से निकलने वाली वायु पुनः विलायक की वाष्प रहित अर्थात शुष्क वायु होती है। कुछ समय तक 1 घंटे 1.5 घंटे तक इस प्रकार वायु को प्रवाहित करने के पश्चात इन तीनों खंडों को, समूह A केवल, V केवल और U2 को हम पृथक पृथक कर लेते हैं और पुनः तोलते हैं, और तोलने पर हमें जो पूर्व में लिया गया भार था और अब वायु प्रवाहित करने के पश्चात लिए गए भार हैं के अंतर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भार में कमी और U2 के भार में वृद्धि को हम ज्ञात करते हैं। जब शुष्क वायु आ रही थी और A समूह के अंतिम बल्ब से वायु संतृप्त होकर के निकल रही है, तो इस संतृप्तता के लिए विलायक वाष्प कहाँ से उपलब्ध हो रही थी? इस विलयन से उपलब्ध हो रही थी। जब इस वायु से में विलायक विलयन से जाएगा तो इसके भार में कमी आएगी, और कमी आती है वो कहाँ तक आ रही है? PS दाब तक संतृप्त हो रही थी, तो विलायक विलयन समूह के बल्बों के भार में कमी भी किसकी होगी? PS के समानुपाती होगी। तो समूह A अर्थात विलयन के भार में कमी किसके बराबर होगी? प्रोपोर्शनल टू होगी विलायक के विलयन के वाष्प दाब PS के। और जब B समूह के भार में कमी है वो किसके समानुपाती होगी? P0 माइनस PS के। और दोनों समूहों के भार में कुल कमी है वो PS प्लस P0 माइनस PS प्रोपोर्शनल, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? P0 आएगा, P0 के समानुपाती होगी। और ये संपूर्ण P0 वाष्प दाब तक की जो वाष्प थी वो किसने अवशोषित कर ली? U2 ने। तो उसके भार में वृद्धि होती है, तो U2 के भार में वृद्धि होगी प्रोपोर्शनल टू PS के। U2 के भार में वृद्धि जो समीकरण 4 द्वारा प्रदर्शित की गई है। यदि हम इन समीकरणों के सापेक्ष हम सॉल्व करें तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू समूह V के भार में कमी बटे दोनों समूह के भार में कुल कमी, अथवा P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू समूह V विलायक के भार में कमी बटे U नलियों के भार में वृद्धि, क्योंकि
दोनों समूहों के बल्बों में कुल कमी जो हुई थी वो यू नलियों के भार में वृद्धि के बराबर थी, जिसे हम यहाँ समीकरण 5 द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। इन समीकरण 5 में हम इन बल्ब समूह और यू ट्यूब्स के भार में कमी और वृद्धि को ज्ञात करके हम P0 माइनस पी एस अपॉन P0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब P0 माइनस पी एस अपॉन P0 का मान हमें मालूम हो जाता है, यानी ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मान हमें ज्ञात हो जाता है, तो हम जो पूर्व में समीकरण निकाली थी P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के द्वारा विलेय के अणुभार का निर्धारण कर लेते हैं। अभी हम विधि पढ़ रहे हैं, तो समीकरण 5 द्वारा हम या तो दोनों समूह के भार में कुल कमी लें या यू नलियों के भार में वृद्धि लें, और समूह बी के भार में कमी हमें मालूम है, तो हम इस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई हैं, पराश्रण दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शेष दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, क्वथनांक उन्नयन और हेमांक अवनमन को लेंगे। थैंक यू।